अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। निगरान सेटअप के हवाले से फाइनल नाम सामने आने में महज कुछ घंटों का फासला रह गया है, लेकिन फिजा ऐसी है जैसे किसी एक नाम पर अपोजिशन और हुकूमत में कोई इत्तफाक नहीं है। लेकिन खबर यही है कि नाम और ओहदे फाइनल मराहिल से गुजर भी चुके हैं, अब सिर्फ रस्मी अनाउंसमेंट बाकी है। दूसरी तरफ जहां इंतखाबात नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने से तात्तुल से होने का यकीन दिला चुके हैं, वहीं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी बज़ाहिर तोशा खाना केस में ही सही लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। 3 साल कैद और 5 साल के लिए नाअहल होकर साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ अटक जेल में कैद काट रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी के ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और अब शाह महमूद कुरैशी के कंधों पर पार्टी का सारा बोझ आ गया है। इस तमाम वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी सियासत से माइनस होने जा रही है? ये आइंदा दिनों में भी वाजे हो जाएगा। जहां हर तरफ इलेक्शन और निगरान सेटअप की गूंज है, वहीं डिजिटल मर्दमशुमारी के नताइज ने भी तूफान बर्पा कर दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ नफूस से भी तजावुज कर चुकी है। आबादी बढ़ने की शरह 2.55 तक पहुंच चुकी है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इससे कतई नजर इंतखाबात के अल्तबा का मामला जरूर वाजे हो गया है और इसके लिए 6 से 9 माह का वक्त बादी नजर में इलेक्शन कमीशन ले भी सकता है। अब ऐसी सूरत हाल में आईनी गुंजाइश कैसे निकाली जाएगी, ये एक बड़ा चैलेंज होगा और प्रोग्राम में मेनली हम आज इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है एक ऐसे वक्त में जबकि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को बज़ाहिर इलेक्शन से किया जाना हमें नजर आ रहा है। और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाना चाहूंगी। मेरे साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। इस वक्त जो उनके केसेस हैं उसमें से कुछ केसेस में ये पेश भी हो रहे हैं, इनसे थोड़ा सा डिटेल में बात भी कर लेते हैं। गौहर साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, इससे पहले कि मैं आपसे चेयरमैन पीटीआई के केसेस पे बात करूं, मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन कमीशन में और मर्दमशुमारी के हवाले से जो डिबेट चल रही है कि जी मर्दमशुमारी नई अब जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक होगी और इलेक्शन भी जो है वो उसी मर्दमशुमारी के तहत किए जाएंगे। सर, ये फरमाइएगा कि इसके लिए आईनी तौर पर हमारे पास क्या गुंजाइश मौजूद है और इससे कितना डिले एक्सपेक्टेड हो सकता है? देखिए, मेरा तो ख्याल यही है कि आल्दो सेंसस तो एक आईनी तकादा और हर 10 साल में होने चाहिए और आईन में लिखा हुआ आर्टिकल 51 में कि अगर उसके ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है तो उसके बेस पे फिर सीट की भी एडजस्टमेंट होती है। अभी इस मरतबा सीट की एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, तो अगर सीट की एडजस्टमेंट नहीं हो रही है और पहले से था तो इसमें हुकूमत ने खुद डिले कर दिया। इसलिए इस डिले के तनासुब से ये जरूर है कि इलेक्शन तो हर सूरत 90 डेज में कराने होते हैं। इलेक्शन होते हैं कि विद इन 60 डेज हो, अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है। अगर इसको 1-2 दिन पहले आप रिजॉल्व कर देते तो ऑब्वियसली आईन के मुताबिक फिर आपको 90 डेज में इलेक्शन करना है। इस सूरत हाल यही है कि अगर सीटें नहीं बढ़नी और आपने आईन में तरमीम नहीं करना तो फिर इसी रीजन से इसमें डिले करना, मैं कहता हूँ ये आईन की सेल्फ खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसके सेक्शन 20 में भी ये लिखा है कि जनरल इलेक्शन में 4 महीने से पहले कोई भी डीलिमिटेशंस नहीं होगी। डीलिमिटेशन का एक पीरियड है, वो 4 महीने पहले का है। लास्ट टाइम 2018 में हमने देखा था कि वो ऑफिशियल सेंसस का पब्लिकेशन नहीं हुआ था, तो एक आईनी तरमीम के जरिए से उस वक्त के लिए कर दिया गया था। अब मैं समझता हूँ कि अगर सेंसस का बहाना करके इलेक्शन को डिले कर तो ये आईनी तकाज़ों को पूरा नहीं करेगा। लेकिन गौहर साहब सर, ये फरमाएगा कि ये जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई थी इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर कह दिया गया था कि जो इलेक्शन की डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि किसी मौके के ऊपर अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है पूरे इलेक्शन प्रोग्राम में। तो सर, क्या इसमें फिर कोई दो राय रह जाती है कि जो इलेक्शन एक्सपेक्टेड थे इस साल वो हो सकता है अगले साल पर चले जाएं? आईनी तौर पर तो आपने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया। ये नहीं, आईनी जो टाइम फ्रेम आईन ने प्रोवाइड किया हुआ वही चलेगा। जरूर ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। पहले सदर ने डेट देनी थी या जिस तरह असम्बली डिसॉल्व करे तो गवर्नर ने डेट देनी, वो एक आईनी तकाजा है। अब इलेक्शन प्रोग्राम जनरल इलेक्शन के सिलसिले में इंस्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट वो इलेक्शन कमीशन खुद करेगा और प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकता है। लेकिन तरमीम का मतलब ये नहीं है कि तरमीम की आड़ में इलेक्शन कमीशन का है इस तरह से इलेक्शन नहीं होगा। वो अगर कैलेमिटी कुछ ऐसी आ जाए और जिस तरह जलजल आ जाए, तूफान आ जाए, अक्सर ऐसे हालात आ जाते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन कमीशन कुछ दिनों के लिए इलेक्शन डिले कर सकता है। सो फार जितने भी इलेक्शन हुए 1988 से सम टाइम डिले आए, वो कभी
3 हफ्ते के आए, 4 हफ्तों का आ गया, सबसे ज्यादा आ गया था बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से, जिसमें तकरीबन 40 दिन का डिले आया था। इससे ज्यादा कभी डिले नहीं हुआ। अच्छा, तो लेकिन गौर बिल्कुल साहब, सर कथा कलामी की माजरत, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें आईनी तरमीम करनी पड़ती है, लेकिन सर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या हमें 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए होगी? वो फिर आईनी तरमीम किस फिजा में हो सकेगी, अगर ये हमें गाइड कर सके? मैं ये कह रहा हूँ, यस, उसके लिए तरमीम जब आप करते हैं तो मेजॉरिटी, कह रहा हूँ कि अगर आपने आर्टिकल 51 और 50 में सूबों की आपने बढ़ानी है तो वो लॉ के जरिए से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब मौजूदा हुकूमत तो कम हो रही है और असम्बली में इनके पास 2/3 के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटों में तो आप एडजस्टमेंट कर नहीं सकते। जिस सूबे के सीट्स जितनी है वही रहनी है। अगर सीटें वही रहनी है तो फिर जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन लास्ट ईयर जुलाई अगस्त में उन्होंने कंप्लीट कर दिया था डिलिमिटेशन, तो उसी के बेस पे डिलिमिटेशन होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि वोटर लिस्टें हमारी कंप्लीट नहीं है, अभी जितने लोग हैं वो जिस ब्लॉक में रजिस्टर हुए उसकी बेस पे आप डिलिमिटेशन उसी बेस पे कर दें जो पहले से फाइनल हो चुके हैं, ताकि इलेक्शन डिले न हो। और नेक्स्ट टाइम जब आ जाए तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में हुकूमत बने तो बेशक आप सीटें भी बढ़ा लें और वो भी कर दे, आप एडजस्टमेंट भी करें डिलिमिटेशन। मैं आपको सिर्फ एक हवाला अगर आपकी इजाजत हो तो दे दूं। देखिए, इंडिया में डिलिमिटेशन ही हुआ करती है, लेकिन इंडिया ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके ये कहा कि हम आज भी इलेक्शन के जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तादाद है, उनके लोकसभा की सीटों की जो तादाद है, आज भी इंडिया में वही है जो 1971 में। उन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई। अगर उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है तो पॉपुलेशन की एडजस्टमेंट को बेस बना के सीटें नहीं बढ़ाते। यही हमारा भी होना चाहिए। तो अगर आपने सीटें नहीं बढ़ानी तो जो मौजूदा दौर है कि ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आप इलेक्शन डिले करें। लेकिन उस पैराए में भी सही है ना, क्योंकि 0.8% के रेट से तो वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे यहाँ 2.55 के रेट से बढ़ रही है, तो हम तो उनसे डबल से भी ज्यादा है। तो हो सकता है कि उस हवाले से भी उनके हालात में रहते हुए वो चीज दुरुस्त हो। लेकिन चले हम विल कम टू द स्ट्रेट टॉपिक। सर, अब खान साहब के हवाले से आपसे जानना चाहूंगी कि चले इलेक्शन कब होना है, सेंसस नए पे होना है, पुराने पे होना है, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो अब पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, साबिक वजीर आजम है, वो अब अटक जेल जा चुके हैं। गालिबन आप लोगों ने एक पिटीशन भी इस हवाले से फाइल की है कि जी उनको अब अटक से अडियाला मुंतकिल किया जाए। सर, किस तरह देख रहे हैं कि एक तो आईनी तौर पर कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि सेशन कोर्ट के जो जज हैं वो तो फैसला करके चले गए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 मरतबा रुजू किया, 3 मरतबा उन्होंने वापस आपको उसी सेशन कोर्ट में भेजा। अब एक मरतबा फिर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कोई सुनवाई हो सकेगी वहां पर? थोड़ा सा फर्क है। पहले जो हम हाई कोर्ट में जाते और फिर वापस भेजे जाते थे तो वो ड्यूरिंग ट्रायल इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अब आ जाते हैं। जिस तरह हम पहले आए कि जज साहब ने हमारी ये गुजारिशात नहीं एक्सेप्ट करके तो हम आ गए, या हमने लिस्ट दे दी कि हमारे गवाह आ जाए तो जज साहब ने नहीं माना, उस सूरत हाल में आए। इस मरतबा कन्विक्शन जब हो जाती है तो फिर हाई कोर्ट में आप अपील में आ जाते हैं, और अपील में आ जाते तो हाई कोर्ट फिर आपको वापस रिमांड नहीं करती। वो हाई कोर्ट देख लेती है आपके एक्विटल बरकरार रखे, एक्विटल को कर दे या आपकी कन्विक्शन बरकरार रखे। तो एक अपील है। अलबत्ता इसमें जरूर है कि हमने जो अपील फाइल करने जा रहे हैं उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कि जजमेंट कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं है और उसमें मिसरीडिंग हुई एविडेंस की, लिहाजा इस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए और हमें रिलीफ दिया जाए बाहर निकालने की और बेल दिया जाए। इस जजमेंट को सस्पेंशन के लिए होगा क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस है, शॉर्ट सेंटेंसेस में हो जाता है। एक सिर्फ करेक्शन करूं, जो आपने ओपनिंग में कहा खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई है। खान साहब की सिर्फ 3 साल सजा हुई। जो जज साहब ने दी, जो मैक्सिमम डोज था उसने जो देनी थी उसने तो वैसे माइंड डिस्क्लोज कर दिया था और उन्हें 1 लाख जुर्माना है। अब तक खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने भी आज अपने एक तर्जुमान के जरिए से कर दिया कि ये जो खबर आई है कि खान साहब को डिस्क्वालीफाई करने जा रहे हैं वो नहीं। आदो इलेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन जरूर मौजूद है कि वो बास केसेस में डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा कहना यह है कि ये वो केस नहीं जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। तो उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उस प्रोसेस पे नहीं जाएगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन ने पहले जो आपने जिक्र फरमाया, पहले एक केस शुरू किया था जिसमें मैं पेश हो गया था, और वो इलेक्शन कमीशन ने हमने तो शखाना के केस को कंपेयर करते हुए कि ये पनामा की स्टाइल का केस था नवाज शरीफ वाला, उस जजमेंट को कोट करके हमें नोटिस दिया था कि क्यों ना इसकी बेस को आपको चेयरमैनशिप ऑफ द पीटीआई से रिमूव कर ले। वो 7 मार्च को हमारे हक में फैसला हो गया था और इलेक्शन कमीशन ने होल्ड कर दिया था कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी लीडर ऑफ पार्टी को इस ग्राउंड पे हम उसको पार्टी से चेयरमैनशिप से निकालें।
अच्छा, लेकिन गौर साहब थोड़ा सा हमारी रहनुमाई करेंगे। ये अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये भी कह रहा है कि उनको पार्टी के ओहदे से हटाने के लिए भी शायद कार्रवाई वो शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, और क्योंकि इसी फैसले को बुनियाद बनाते हुए कर रहे हैं। तो सर ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि अगर तो वो फैसला आप कह रहे हैं कि हम उसको रिवर्ट करना चाहते हैं और वापस इसके लिए रुजू करेंगे कि ये फैसला गलत था, तो फिर अगर वो डिसीजन देता है इलेक्शन कमीशन तो क्या वो रिवर्स हो सकेगा? और दूसरा सर, फिर ये जो डिबेट पिछले 2 रोज से चल रही है कि अब 5 साल की पाबंदी भी खान साहब के ऊपर सियासत में लग गई है, तो फिर वो कहाँ किस तरह जस्टिफाई हो रही है? सर वो फिर ये चीज पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बड़ा क्लियरली क्यों नहीं कही जा रही है कि ये फैसला उस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए जैसे मियां नवाज शरीफ साहब का लिया गया था? मैं कहता हूँ उसमें कोई वो नहीं है कि दो राय नहीं है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं है तो डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, और डिस्क्वालिफिकेशन इससे बनता नहीं। 2017 के जो इलेक्शन एक्ट आया था, 2017 के इलेक्शन एक्ट ने ये प्रोवाइड किया कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर और टू बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर, उसके लिए वो होगा जो आर्टिकल 62 और 63 में है। अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो करप्ट प्रैक्टिस की कन्विक्शन हो जाती है, तो इलेक्शन के कमीशन के पास सेक्शन 232 में इख्तियार है। लेकिन जो आपकी अपील अगर पेंडिंग है और आपकी केस वो नहीं है जो हम समझते हैं कि ये मौजूदा केस उस पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन प्रोसीड नहीं कर सकता एज ऑफ टुडे एज वी स्पीक, क्योंकि हमने कल अपील फाइल करनी है और हाई कोर्ट ने हमारी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया। फिर तो वैसे प्रोसीडिंग नहीं होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दे दिया तो हम डिपेंड करेंगे कि आईने और कानूनी के मुताबिक हमारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक। अच्छा गौर साहब, मुझे अगर थोड़ा सा सर कंक्लूड इस पे भी कर दें कि अब अगर हाई कोर्ट तो आप लोग रुजू कर रहे हैं, लेकिन 2 अहम केसेस हैं जो कि अभी इन पाइपलाइन है। 190 मिलियन पाउंड का एक केस है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। फिर ये कि जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी अभी बड़े स्लो पेस से चल रहा है। तो सर ये अगला जो टारगेट है बजाहिर नजर आता है जिसके लिए केस फाइल हो चुके हैं, नैब भी एक्टिव है, तो उनके लिए क्या तैयारी है सर पीटीआई के वकला की? हमारी तैयारी जहां तक वो अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट का केस है, वो तो उन्होंने बनाया और खान साहब उसमें तो ट्रस्टी, उसका कोई नहीं, वो एक अरसा से चल रहा है और वो बेल के मैटर पे है। अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, रेफरेंस वगैरह आया नहीं है। हम ऑब्वियसली जो केस परसू लगा हुआ है इस नेब कोर्ट में, वहां जाएंगे, अदालत से हमारी इल्तिजा होगी कि खान साहब को अगर प्रोड्यूस करे तो हम उस पर बहस करेंगे ताकि अरेस्ट उस केस में ना हो जाए। तो हम विल प्रिपेयर फॉर दिस केस कि हमें अपने दिफा में इंशाल्लाह ताला सारा कुछ अदालत के सामने हम पहले ही रख चुके हैं। उम्मीद है हमें कि हमें उसमें बेल मिलेगी। जहां तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, तो वो तो जो पहले ऑर्डर कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो 2 अगस्त 2022 को किया था। उसके खिलाफ हम इस्लामाबाद हाईकोर्ट गए थे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसको फैक्ट फाइंडिंग समझ करके वापस भेजा है। और हमारा कहना ही यही था कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर और हमें ये मौका दिए बगैर, ताकि हम एविडेंस प्रोड्यूस कर सके कि जिन लोगों ने हमें डोनेशंस दिए वो सारे के सारे पाकिस्तानी और लॉफुल डोनेशंस मिले थे। इस पर्पस के लिए इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वापस भेजा। अब उसमें कल भी डेट है, उस केस में हम डिटेल रिप्लाई उसमें देंगे और इंशाल्लाह उसमें प्रोसीड करेंगे। एक जरूर जिक्र करूंगा, इस सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये केस वापस भेजे थे कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के फॉरेन फंडिंग का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त से सिर्फ पीटीआई का कर लिया था और बाकी पार्टी को छोड़ दिया था। फिर मैं हाईकोर्ट भी गया था, हाईकोर्ट में भी हमारी पिटीशन है, एक पीएमएल के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो हमारी पिटीशन है उसमें स्क्रूटिनी कमेटी के सामने में पेश हुआ था। वो लास्ट मई में उसमें रिजर्व हुआ था, आज तक उसमें कोई डिसीजन नहीं आया। तो अगर इलेक्शन कमीशन हमारे केस में प्रोसीड कर रहा है, हमारी इस्तदा होगी कि इलेक्शन कमीशन किसी गवर्नमेंट इदारे का बी टीम न बने। इलेक्शन कमीशन को चाहिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, ये इंडिपेंडेंट हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सारे 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगान जो आईनी तरीके से मुंतखब होते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड सारे पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड करे, और ये जो हमारे खिलाफ देख रहे हैं तो उनके भी देखें। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब उस पे छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से आगे परस्यू करता है। एक आखिरी सवाल सर, शमशाम बुखारी साहब की एक ऑडियो लीक आई है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कुछ बातें की हैं, खासतौर पर 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी बड़ा क्लियर स्टांस था पीटीआई की कोर कमेटी का कि एहतजाज किसके खिलाफ होना है, किस तरह होना है, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना और मैं वहां से निकल गया। सर वो उस ऑडियो के ऊपर पीटीआई का क्या टेक है सर? मैं सना ये जरूर अर्ज करूंगा कि देखें ये ऑडियो का कौन करता है, इस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन पीटीआई चुकी के देखने चाहिए इसकी क्या ऑथेंटिसिटी और एक स्पेसिफिक पीरियड। जहां तक 9 मई का ताल्लुक चाहिए, वह सब लोगों ने होना चाहिए था, लेकिन पीटीआई का स्टैंड जरूर आए, इसकी इंक्वायरी करो।
इंक्वायरी डिफरेंट के थ्रू करो। ये बैरिस्टर गौहर खान साहब, सर क्योंकि आपकी आवाज थोड़ा मैं नहीं दे रही है, इस पे दोबारा आपका मौका हम लेने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई का स्टांस जो भी हो, लेकिन लगता यह है कि शायद चेयरमैन पीटीआई के लिए आने वाले हफ्ते बड़े सख्त होंगे जैसे जैसे इंतखाबात का माहौल बन रहा है। लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये इंतखाबात आखिर होने कब जा रहे हैं, इस पे भी हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक पेज पर नजर नहीं आती हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद एक और अहम इशू की तरफ हम बात करने जा रहे हैं। अफगान इशूज के हवाले से आज आर्मी चीफ ने पेशावर में ग्रैंड जिरगे से खिताब किया और बड़ा वाज़ेह पैगाम अफगानिस्तान को दिया है कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और इसको रोकना अफगानिस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान में इस वक्त सियासत अपने उरूज पर है, वहीं कहीं ऐसे अहम इशूज भी हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है और इस मौके का फायदा उठाया है इस वक्त के आर्मी चीफ ने। पेशावर में ग्रैंड जिरगा हुआ और उससे खिताब करते हुए उन्होंने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को कुछ वाज़ेह पैगाम दिए हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उसके ऊपर जहां अफगानिस्तान के शहरियों के मुलव्वस होने की खबरें मिली हैं, वहीं उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को कोट करते हुए ये कहा है कि वहां से दहशतगर्दी के वाकयात को रोकना अफगान हुकूमत की न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि जो माजी में एहसान करते हैं उनका बदला भी एहसान से ही चुकाना चाहिए। लेकिन जो मैसेज वो देने की कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई वो मैसेज समझा भी गया है या फिर नहीं? प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिर खान साहब सीनियर सहाफी भी हैं और अफगान उमूर के माहिर भी हैं। ताहिर साहब, सब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ग्रैंड जिरगे में आज आर्मी चीफ ने कहा, जो उनका लबो लहजा था, आपको कैसा नजर आया? और फिर ये कि जो एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और होना चाहिए, उन्होंने जो इशारतन सवाल उठाया है, क्या आपको लगता है कि ये सवाल समझा गया है अफगानिस्तान की सरजमीन पर? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरे ख्याल में कुछ चीजें तो जरा वाज़ेह नहीं है, लेकिन पैगाम मेरी नजर में बड़ा एक साफ और शफाफ है अफगान तालिबान हुकूमत के लिए। और पाकिस्तान में एक उमूमी एक सोच होती है, फिक्र होती है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरे ख्याल में उसी तनाजुर में ये बयान मेरी नज़र में आया है कि पाकिस्तान ने अगर कुछ किया भी है तो उसके बदले में जो यहाँ पर एक उम्मीदवारी थी, एक उम्मीद थी, तो शायद वो पूरा वो उम्मीद जो है वो मतलब एक उसका जवाब शायद मुस्बत नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में इस तनाजुर में बात की गई है। और ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी है पाकिस्तान में, जो करदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो हमले ज्यादा हुए हैं और पाकिस्तान बार बार ये कहता रहे, खुद आर्मी चीफ ने जब बलूचिस्तान में जोब में 12 जुलाई को हमला हुआ तो उसके बाद खुद भी कहा पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। और फिर बाद में जो रिपोर्ट थी, अब तो फॉरेन ऑफिस ने भी कहा, लेकिन शुरू में भी वहां पर एक रिपोर्ट थी जो सिक्योरिटी इदारों ने कि 3 लोग अफगानिस्तान से आए थे। अब मसला पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के एक मुश्किल हालत से दो चार है, लेकिन अफगान तालिबान की हुकूमत नहीं मानती कि टीटीपी के लोग वहां पे है। तो मेरे ख्याल में उसी तनाजुर में एक गिला शिकवा किया गया है कि यहाँ पर एक सोच थी मुस्बत और वहां से जवाब शायद उस तरह नहीं आ रहा। लेकिन सर ये बताएं कि आर्मी चीफ ने बड़ा कहा है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो पाकिस्तान हुकूमत होगी और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत होगी, हम किसी ग्रुप से, किसी ग्रोह से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि अफगान हुकूमत इतनी इफेक्टिव है कि वो उनके बिहाफ के ऊपर मुज़ाकरात कर सके? एक तो जो पाकिस्तान की रियासत की जो पॉलिसी है कि कलदम टीटीपी के साथ मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसी का इयादा किया गया है इसी बयान में, जरगे से खिताब में। और जो अफगान अबूरी हुकूमत के साथ यानी एक इनकार किया गया है और फिर साथ अफगान अबूरी हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात का है कि इसका मतलब मेरी नज़र में यह है कि अफगान हुकूमत पे पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी ज्यादा यहाँ सोच जो है आयद होती है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ते हैं मुसल्लह जो ग्रुप्स है उनको रोके। इसलिए कि मुज़ाकरात का जो जिक्र किया है कि उनसे बात करेंगे, यानी टीटीपी से नहीं करेंगे। ये बात बड़ी क्लियर है। पहले मेजबानी की थी तालिबान हुकूमत ने, लेकिन वो मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हुए और यहाँ पर मसाइल पैदा हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये पैगाम भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस मसले का हल है, पाकिस्तान की ये सोच है, तो अफगान तालिबान हुकूमत के पास है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो अफगान तालिबान हुकूमत के साथ होंगे। और मेरी नज़र में अब चूंकि पाकिस्तान की जो तवक्कुआत है वो अफगान हुकूमत से है और आज के बयान में ये आर्मी चीफ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है
تو اب افغان حکومت پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کی جو تشویش ہے اس کو دور کرتی ہے تعلقات کے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا لیکن سر جہاں پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ثبوت مل رہے ہیں افغان شہریوں کے حوالے سے، ان کی سرزمین استعمال ہونے کے حوالے سے، سر لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس جو 30-40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین سالوں سے رہ رہے ہیں بلکہ دہائیوں سے رہ رہے ہیں، ہم آخر ان کو واپس بھیجنے کے لیے کچھ سرکاری سطح پر یا حکومتی سطح کے اوپر کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لے پاتے؟ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس میں ہماری کچھ بین الاقوامی ذمہ داریاں بھی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان نے بھی جو مہاجرین کے حوالے سے جو چارٹر ہے قانون اس پر دستخط نہیں کیے، لیکن پھر بھی وہ ایک انسانی ہمدردی ہے، پھر ہماری کچھ بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں. اس وجہ سے باوجود اس کے کہ جس طرح کہ آرمی چیف نے کہا تھا پہلے بیان میں اور آج بھی انہوں نے کہا ہے افغان مہاجرین کے مسئلے کو دوبارہ کیا ہے کہ ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق یہاں پر رہنا پڑے گا، اور پہلے کہا تھا کہ وہ ملوث ہے دہشت گردی کے واقعات میں. آرمی چیف کا جو پہلے بیان آیا تھا جب وہ کوئٹہ گئے تھے. تو لیکن مہاجرین کا مسئلہ بڑا حساس ہے، اور میرے خیال میں پاکستان شاید واحد ملک ہے جو 40 سال سے، کیونکہ 79 میں 79 میں روسی جب آ گئے تو اس وقت سے مہاجرین 80 کی دہائی کے اوائل میں مہاجرین آنے شروع ہو گئے تھے. ابھی جب طالبان کی حکومت آئی تو 7 لاکھ کے قریب مزید لوگ آئے ہیں. تو پاکستان نے تو اب اس مسئلے میں بڑا کہ دل کھلا رکھا ہے اور دنیا بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو ایک انسانی ہمدردی کا ایلیمنٹ ہے پاکستان کی پالیسی. تو میرے خیال میں اس وجہ سے اس کو ٹچ نہیں کرے. یہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم افغان مہاجرین کو بزور نہیں نکالیں گے، لیکن جو پاکستان کے خدشات ہیں ان کی طرف توجہ بڑھے گی. بالکل ٹھیک سر، توجہ لیکن دینی ضرور پڑے گی. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے کہ طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ صاحب، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر طالبان ملک سے باہر کہیں حملے کرتے ہیں تو اس کو سر جہاد کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بلکہ جنگ کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب اس کا مطلب کیا سمجھا جائے کہ ان کی پاکستان سے متعلق کوئی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے اور وہ کنوے کر رہے ہیں، یا ان کی دوسرے ممالک سے متعلق پالیسی میں تبدیلی آئی ہے، یا اوور آل ان کی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا ہے؟ خیال میں جو بیان آیا ہے پرسوں وزیر دفاع کا اور افغانستان کا کہ جو افغانستان سے باہر جائے گا وہ جہاد کے لیے نہیں جائے گا، ان کے جہاد تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے اپنے امیر کا کہا ہے کہ یہ ان کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے. تو یہ ایک لحاظ سے میری نظر میں بڑا اہم ہے. اور شاید اس میں تو کسی ملک کا ذکر نہیں کیا کہ کس ملک نے جانا ہے، لیکن زیادہ چونکہ پاکستان کی تشویش ہے اور بد اعتمادی بھی پیدا ہوئی ہے. پاکستان کی جو میں نے پہلے بھی کہا کہ جو توقعات تھے وہ شاید پاکستان کی اب مایوسی میں تبدیل ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کو میری نظر میں اشارہ ہے. لیکن اب دیکھنا ہے کہ آیا طالبان امیر کے بیان کو، پھر وزیر دفاع کے بیان کو ٹی ٹی پی کیسے لیتی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بیعت کی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ اس بیان کے بعد پاکستان میں کوئی عملی طور پہ حالات میں آتی ہے نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سر کہ پاکستان آخر بار بار توجہ دلا چکا ہے کہ طالبان حکومت جو ہے وہ اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روکے پاکستان کے خلاف، اور پھر سر پاکستان کا دہائیوں پر مشتمل ایک تعلق بھی ان کے ساتھ برادرانہ رہا ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ طالبان حکومت اقتدار میں آتی ہے جس میں پاکستان کی بڑی مدد رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں؟ دیکھیں نا، افغان طالبان کا دوحہ معاہدے میں جو پاکستان بار بار ذکر کرتا ہے ان کی ایک مطلب ان کا وعدہ ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف زمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن میری نظر میں ان کا جو دعویٰ ہے اس پہ نہ تو پاکستان نہ شاید اکثر خطے کے ممالک وہ مطمئن ہیں. پاکستان کی اگر ہم ایک طرف رکھیں، پاکستان کی جو بات ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی وہاں ہے، آپ یونائٹڈ نیشن کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے سلامتی کونسل کی افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ ہزاروں ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں. بلکہ اس میں تو اب یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید القاعدہ کا جو ہند بر صغیر کا جو ایک سیکشن ہے تو وہ شاید ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہو جائے، انضمام ہو جائے اور ٹی ٹی پی کو رہنمائی وہ کریں. تو یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے اور اس طرح امریکہ کی جو رپورٹ بھی آئی ہے. تو میرے خیال میں یہ اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ کو ڈنڈا تو پاکستان نہیں لا سکتا نا کہ ڈنڈا لے کر کے آپ یہ کریں آپ وہ کریں. ایک ان کا اپنا وعدہ ہے اور پاکستان بار بار ان کو اپنا وعدہ یاد دلاتا ہے. لیکن ایک میرے خیال میں افغان طالبان کے لیے مشکل یہ ہے
کہ دونوں اتحادی ہے. TTP اور افغان طالبان اور ماضی میں بھی رہے ہیں. جب وہاں جنگ شروع ہوئی، جو کچھ افغان طالبان اس وقت آئے تھے تو وہ قبائلی علاقوں میں، اس وقت تو قبائلی علاقوں میں مطلب ہے کہ صورتحال یہ نہیں تھی جو آج ہے، نہ تو انضمام تھی نہ وہاں فوج تھی، تو یہ ان کے مہمان تھے. اب TTP افغانستان طالبان کے مہمان ہیں، لیکن ان کو پاکستان کی حساسیت کی، پاکستان کی تشویش کو اگر وہ توجہ نہیں دیتے تو پھر تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بھی صحیح نہیں ہوتے. تو ان کو ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. یہی پاکستان کی بھی خواہش ہے اور علاقے کی دیگر اور پھر دنیا کی بھی یہی مطالبہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ پشاور سے ویڈیو لنک پر موجود تھے. سینئر صحافی بھی ہیں، افغان امور کے ماہر بھی ہیں. پاکستان یقیناً دہشت گردی کے خلاف دہائیوں سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن اقدامات خود پاکستان کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ہونے بھی بڑے ضروری ہیں، اور ایسے میں انتخابات کروانا خود موجودہ حکومت کے لیے، سیکیورٹی اداروں کے لیے اور الیکشن کمیشن جیسے ادارے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. یہ ممکن کیسے ہو سکے گا جب مردم شماری کے حوالے سے بھی ایک کریوس موجود ہے، دہشت گردی کے خلاف چیلنجز کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ درپیش ہے. ایسے میں پاکستان اور ادارے، حکومت اور ادارے کس طریقے سے انتخابات کے میدان میں اتر سکیں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں الیکشن کے حوالے سے اس بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ آیا نئے مردم شماری سے ہونے چاہیے یا پرانی مردم شماری سے، اور اگر نئی سے ہوتے ہیں تو پھر اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہوں گی. اس میں سب سے بڑا اور اہم سوال جو اس وقت پاکستانی جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر اس میں بھی کوئی نہ کوئی قانونی ہچ جو ہے وہ اس حکومت کی طرف سے جاتے جاتے ڈال دی جائے گی. اسی پر ہم ذرا پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لیے سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن افضل خان صاحب. افضل صاحب سے تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر یہ فرمائے گا کہ پہلے تو جو نئی مردم شماری کے حوالے سے ڈیبیٹ تھی، بڑے لاسٹ مومنٹ پہ اس کو نوٹیفائی کیا گیا، پھر اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن اس سے کتنا ڈیلے ہو سکتے ہیں. تو سر پہلے تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا. پہلے تو یہ اس سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جتنے ہمارے ووٹر ہیں ان کے ووٹ کا حق کوئی جا نہیں رہا. اگر کل بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جتنے ووٹر آج ہیں ہمارے الیکٹورل لسٹ میں ان کا حق محفوظ ہے. دوسری بات، اس سے امپیکٹ ہوتا ہے وہ اسمبلی کے سیٹوں پر، اس کے لیے ڈیلیمیٹیشن. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، 2013 میں ہم نے جب الیکشن کرائے تھے اس سے پہلے یہ پریکٹس ہم نے 40 یا میکسیمم 45 دن میں مکمل کر لی تھی. تو ہر شعبے کے الیکشن کمیشن میں اپنے ایکسپرٹ افسر ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اس کو ایکسکیوز یا پری ٹیکسٹ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ الیکشن اس میں تاخیر ہو. اس لیے کہ پاکستان کے عوام اب بے چینی سے اس کا انتظار ہے کہ 5 سال جب پورے ہو گئے تو ان کو ووٹ کا حق دیا جائے، اور ان کو ووٹ کے حق سے کوئی نہیں محروم کر سکتا اور محروم کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں نے 5-6 یا 15-16 مہینے میں جو کیا، تو دیکھیں ہر ایک چیز کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اگر انہوں نے عوام کے لیے کوئی خیر کی باتیں کی تو بہرحال وہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں. سر لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر، میرا سوال میں دوبارہ عرض کرتی ہوں. میرا سوال ایکچولی یہ تھا کہ جی اب آپ نے کہا کہ ہم نے 40 سے 45 دن میں 2013 میں یہ کام کر لیا تھا. سر اس وقت کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 3 سے 4 مہینے لگیں گے؟ دوسرا ایک ضمنی سوال، سر وزیر قانون اعظم تارڑ صاحب کا کہنا ہے کہ جو نئی مردم شماری ہے اس سے صوبوں کی نشستوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سر اگر ایک صوبے کی آبادی بڑھ رہی ہے، دوسرے کی وہیں پر کھڑی ہے، تو صوبوں کی سیٹیں تو چینج ہوں گی نا. وہ کیسے ایشورڈ ہے کہ جی سیٹیں جو ہیں یا نشستوں پر کوئی فرق نہیں پڑنا؟ اس سے میں پھر کہتا ہوں کہ اس چیز کو اس پریٹیکسٹ کے طور پہ کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ الیکشن اور جو لوگوں کے ووٹنگ کے رائٹ ہیں اس میں دینے میں ڈیلے کیا جائے. یہ بہانہ یا کوئی اور بہانہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2/3 میجارٹی چاہیے ہوگی سیٹوں کی رد و بدل میں، اور وہ ابھی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. تو ہمیں بیسیکلی اسٹریٹ جانا چاہیے کہ 7 دن کے اندر انتخابات، اس لیے کہ اس کے لیے الیکشن کی میں آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن کا جو لوور سٹاف کارخانہ ہوتا ہے وہ اپنے SOPs کے مطابق تیار ہے. دے آر فلی کمپیٹنٹ اینڈ they have the capacity to hold the election within 60 days. اس میں بھی بیسیکلی 45 ڈیز ہوتے ہیں. یہ 15 دن ہمارے کہ کوئی بھی انسین کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے یا پرابلم ہو تو اس کو اس میں کور کیا جائے.
ये जो 90 दिन है ना, ये वो है कि अचानक असेंबली टूट जाती है और ऐसे ही इलेक्शन है। कमीशन तैयार बिल्कुल नहीं ऐसे है ही और है। बाकी अब तो अच्छा, सबको पता है। अच्छा, इसमें कि सिर्फ 1.5 साल कानूनी से हवाले पता से वो बैकग्राउंड बिल्कुल मुझे इसका अंदाजा है। मुझे सिर्फ ये रहनुमाई करें कि अब आप कह रहे हैं कि अगर तो ऐसी कोई चीज होती है, डिलिमिटेशन होती है, सीटों में तब्दीली होती है, जो कि हुकूमत कह रही है कि जी नहीं होगी, तो आपने कहा 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। अगर तो 2/3 अक्सरियत ना हो तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव आईनी तरीका क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता और ना इस किस्म का मिस एडवेंचर करना चाहिए। हमारे पास एक जो आइन की किताब है वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे आईक्यू वाले लोगों ने पाकिस्तान के अवाम के लिए बनाई। उसकी बेहतरी अगर कर सकते हैं तो की जानी चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए और उसके लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ दिस के इस पे इन लेटर एंड स्पिरिट अमल हो। और बात यह है कि अगर देखें कोई सियासी जमात इस वजह से इलेक्टोरल एरिना से भागने की कोशिश करे कि जी मैं शायद हार जाऊं या मैं यकीनी तौर पर हार जाऊं, या देखें आपको सारी दुनिया में जब आप किसी के साथ मैच आपका आ जाए और आप मैच से आप उसको वो उसके पॉइंट चले जाएंगे कि यू विल बी द लूजर अगर आप उसको कंटेस्ट नहीं करेंगे। ये भी इलेक्टोरल एरिना है इसमें। अच्छा, और दूसरा ये कि मैं कहता हूं कि लूजर भी होते हैं, लोग लूज भी करते हैं और विन भी करते हैं। सही। लेकिन ये जो प्रोसेस है, देखो हमारे पड़ोस में इंडिया में जो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन जो उनकी अच्छी चीजें हैं उनकी हमें तारीफ भी करनी चाहिए और तकलीद भी करनी चाहिए, यानी फॉलो करना चाहिए उनको। वहां पे जब से बना है वो एक रेगुलर 5 साल के बाद, अभी मई में उनका अगले साल इलेक्शन है और वो होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और सारी दुनिया भी देखेगी। तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उसको 60 दिन में कर लेना चाहिए। सर हम देखेंगे उनका इलेक्शन, लेकिन सर पहले हम अपना इलेक्शन तो देखें ना। मैं जो चीज सर जानना चाह रही हूँ वो ये कि हल्का बंदियों का काम ये कहा जा रहा है कि जी 9 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि 4 महीने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अब ये सर इलेक्शन कमीशन कोर्ट कर रहा है, आप कह रहे हैं कि जी वो 60 दिन नहीं बल्कि 45 दिन में रेडी होंगे। वो तो सर 60 दिन तो दूर की बात है, चले 3 महीने का ना भी कहूं, 60 दिन में भी करने को तैयार नहीं। ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं कहा कहीं कि जी हम 60 दिन में अभी भी रेडी हो जाएंगे। 4 महीने का वक्त सर अनऑफिशियली कोर्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर इलेक्शन अगले साल पे जाता है तो फिर सर उसके लिए कौन अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट? सना, एक चीज बात से याद रखो जी जी कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करे। वो जो पहले आइन की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं 14 मई को इलेक्शन ना करा के, और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि वो हमारा फैसला अब भी कायम है। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब दूसरी दफा भी गलती करेगी, इसलिए कि दूसरी दफा गलती की गुंजाइश शायद ना हो और ये दोनों केस उनके ऊपर आ जाएं और वो लोग ये आई नहीं चाहेंगे। सर जी सर क्विकली, जी सर टाइम थोड़ा सा कम है जी। मैं आपको कैपेसिटी बताता हूँ कि इलेक्शन कमीशन कैन डू इट इन 40 डेज। अब ना करना चाहे कोई बंदा तो फिर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर एक सवाल और क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम रह गया है सर वो ये कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट मंजूर हुआ, अभी उसमें कुछ अमेंडमेंट जो की गई हैं कौमी असेंबली और सेनेट से, सर उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करेगा और अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर इलेक्शन प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त तब्दीली भी कर सकता है। तो सर ये जो क्लॉज इसमें ऐड की गई है अब बिल में, इससे क्या समझा जाए कि अब इलेक्शन कमीशन फुली ऑथोराइज है, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं और आईनी तौर पर उसको अदलिया हो या पार्लियामेंट वो रोक नहीं सकेंगी? नहीं, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये एक चीज याद रखो, एक है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक है कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो वो सस्टेनेबल ही नहीं है, वो उसको सुप्रीम कोर्ट एक लम्हे में उड़ा देगी। और कहाँ यार, एक आइन ने एक इख्तियार दिया है, बंदों को वोट का हक दिया है, तो आप हुक्मरानी तो प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, लेकिन वो जो 5 साल के बाद एक दफा उनको राइट टू वोट है उससे आप महरूम करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखना पड़ेंगे। इलीगल, इमोरल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इट इज नॉट सुपीरियर देन दी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अफजल खान साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। जाते जाते बड़ी वाज़ेह और अहम तरीन बात करके गए हैं कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी तौर कॉन्स्टिट्यूशन से सुप्रीम नहीं है, और अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन के हवाले से कोई लेजिस्लेशन की भी जाती है, चाहे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कुछ अनाउंस किया जाता है, तो आइन से वो सुप्रीम नहीं हो सकता। अब ये एक ऐसी बहस है जिसका शायद मंतकी अंजाम इलेक्शन कमीशन अपनी किसी हतमी तारीख के अनाउंसमेंट से ही कर सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।